और आइए अब शुरू करते हैं प्राइम एट 4। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। सबसे पहले बताता हूं क्या है आज प्राइम एट 4 में आपके लिए खास। आज आपको दिखाएंगे दियों से कैसे जगमगाएगा अयोध्या का आसमान, बनेगा नया कीर्तिमान, साक्षात आएंगे प्रभु श्री राम। खबर यह भी कि दीपावली का त्योहार पटाखे पर बाबा बागेश्वर और तौकीर में कैसे छिड़ी आर पार की, यह भी आपके सामने होगा। और जीते तो जनता का आशीर्वाद, हारे तो क्या ईवीएम फिर से कसूरवार। इंडी में इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई, यह खबर भी आपको बताएंगे। और यह भी कि महाराष्ट्र में किसका पलड़ा दिख रहा है भारी, महायुति वर्सेस महाअघाड़ी, यह खबर भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले गिर गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है, देखिए। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिरा रही है कांग्रेस। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए उसे निराधार करार दिया। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था में उन्हें आस्था नहीं है और भारत के ऊपर, भारत की व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहला मौका हुआ होगा जब इतना विस्तृत जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया हो और जिसमें एक सतर्कतापूर्ण टिप्पणी भी है कि इस प्रकार की चीजों से हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। देखो, झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपनी दरखास्त दी थी और कांग्रेस का ये चरित्र भी है कि जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं तब इनको ईवीएम याद नहीं आती। ईवीएम के मुद्दे पर बिहार की सियासत में भी बड़ी आंच है। आरजेडी के सवाल पर बीजेपी और जेडीयू का हमला। जेडीयू ने कहा जनादेश का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। अब चुनाव आयोग जैसे संस्था अगर बीजेपी की भाषा बोलने लगे और ये चुनाव आयोग अगर बीजेपी आयोग बन के रह जाए तो फिर कुछ कहना ही बेकार है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि सभी पक्षों का, सभी राजनीतिक दलों का वो सुने। लेकिन देखा जा रहा है पिछले 10 वर्षों से किस तरह से बाकी एजेंसियों की तरह अब चुनाव आयोग पर जिस तरह सवाल खड़े हो रहे हैं, ये तो चिंता का विषय है। जब कर्नाटका जीते थे तब उस समय उनको इलेक्शन कमीशन याद नहीं आया था। हम लोगों ने तो उस दिन भी जनता के मैंडेट को स्वीकार किया था। हमारी केंद्र में भी सरकार थी, वहाँ भी हम लोग सरकार में थे। हमने चुनाव हारा तो हम जनता के उस मैंडेट को स्वीकार करके आगे काम करना शुरू किए। पर कांग्रेस के लोग जो राजा स्वभाव हो गया है कि हम केवल राज करने के लिए आए हैं, हम जनता के साथ रह ही नहीं पाएंगे, जनता के विषय को समझ नहीं पाएंगे और जनता के अदालत में हुए फैसले को नकार देंगे और इलेक्शन कमीशन पर उसका ठिकरा फोड़ के निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए तो ईवीएम सही, हरियाणा में हार गए तो ईवीएम गलत। तो चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और यही कारण है कि राज्य के अंदर में अलग अलग जगह पर चुनाव परिणाम आते हैं तो जनादेश का सम्मान नहीं करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, ये कार्य संस्कृति कांग्रेस पार्टी का है। इसीलिए राजनीति में साख इनकी घटती जा रही है। प्रभु श्री राम की अयोध्या युगों युगों से भव्य और दिव्य रही है, लेकिन अब आज अयोध्या की हर तस्वीर अलौकिक है। रामनगरी में 500 साल बाद पहली बार दीपावली इतनी भव्यता के साथ मनाई जा रही है। रामनगरी सज धज कर तैयार है। अयोध्या को निहारने की उत्सुकता में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। दिवाली को दिव्य बनाने की ऐसी तैयारी है कि दुनिया अयोध्या का नजारा देखकर दंग है। राम भक्तों के उत्साह और उमंग से चमकती दमकती अयोध्या, श्री राम की पावन धरती आज त्रेता युग वाली झलक दिखला रही है। शहर के गली चौराहों से लेकर सरयू नदी के घाट तक रोशनी से जगमग हैं। आज 28 लाख दियों से यहां ये रोशनी और बढ़ेगी। लगातार 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये जगह अपना नाम दर्ज कराएगी।
आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था, और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं। 500 वर्षों बाद अयोध्या में क्या क्या खास होने वाला है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में आज 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। 30,000 वॉलंटियर दीपक जलाने के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7वीं बार अयोध्या में दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। शाम को मां सरयू की महाआरती होगी, जिसमें 1100 साधु संत शामिल होंगे, और इसके साथ ही रामकथा पार्क में राम जी का राज्याभिषेक, उसका मंचन होगा। भरत मिलाप कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा। पुष्पक विमान से राम और सीता यहां पहुंचेंगे। दीपावली के मौके पर बद्रीनाथ धाम में क्या हो रहा है वो भी जानिए। बद्रीनाथ धाम को खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ मंदिर को करीब 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ मंदिर समेत महालक्ष्मी मंदिर परिसर भी खास तौर से सजाया गया है। आप जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर में भीतर ही माता महालक्ष्मी का भी मंदिर है। उन दोनों को ही बहुत खूबसूरती से, बल्कि पूरे के पूरे प्रांगण को, मंदिर के पूरे प्रांगण को सजाया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम में इस बार दीपावली का उत्सव 1 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस पर्व से लेकर महालक्ष्मी पूजन तक 3 दिनों का विशेष पूजन बद्रीनाथ धाम में किया जाता है। और पंजाब में धान की धीमी लिफ्टिंग को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई आम आदमी पार्टी नेताओं और समर्थकों ने सेक्टर 37 में पंजाब बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक लिया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कसूर है पंजाब दा
मैं आम आदमी पार्टी के नाते नहीं हर किसान के वालों बोल रहा, साडा पंजाबियों का कसूर ये है कि असी किसानी अंदोलन लड़िया, देश के किसानों लई पंजाब के किसान लड़े ते अज साडी फसल नहीं चक्की जा रही, अज साडी फसल नहीं चक्की जा रही। इस पंजाब के नाल जिहड़ा बदला है भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। सर शांति में प्रदर्शन की बात की कोई नहीं, पानी भी चल गया, डर ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 25 MLD कर देंगे। मौलाना तौकीर रजा मुंह खोलते हैं आग लगाते हैं, लेकिन पटाखों पर आग को लेकर वो बेचैन क्यों है, बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए टॉप इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दिवाली से पहले रंग बिरंगी रोशनी से रोशन किया गया। इससे पहले व्हाइट हाउस में दीपावली के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 6000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। अमेरिका में दिवाली को भारतीय जमकर मनाते हैं और अमेरिका के लोग भी इसमें शिरकत करते हैं। भारत और कनाडा के बीच मौजूदा वक्त में रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिसका असर अब वहां रहने वाले हिंदुओं पर भी देखने को मिल रहा है। वहां कनाडाई सरकार ने दिवाली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय में भारी नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं कनाडा हिंदू फोरम ने भी इसकी कड़ी निंदा की। दीपावली पर पटाखे जलाने का मामला फिर से बड़ा मुद्दा बन गया। पर्यावरण के लिए दीपावली पर पटाखे न जलाने की नसीहत देने वालों पर बाबा बागेश्वर भड़क गए। बाबा बागेश्वर ने पटाखे में बैन को सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि न्यू ईयर में पटाखे फोड़े जाते हैं, तब इनका ज्ञान कहां चला जाता है। बकरीद पर जानवरों को तकलीफ पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून के डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। बाबा बागेश्वर ने पटाखों को लेकर आईना दिखाया तो मौलाना तौकीर रजा भड़क गए। तौकीर रजा ने कहा कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, धमाकों और पटाखों का नहीं। तौकीर रजा ने दावा किया कि मुसलमानों ने शब बारात में पटाखे जलाना बंद कर दिया। हिंदुओं के धर्मगुरु भी आगे आकर आतिशबाजी पर बैन लगवाए। इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? तो मैं ये कहता हूं कि ये चारों शंकराचार्य जो है इनको आगे आना चाहिए, और हिंदू जो संजीदा धर्म गुरु हैं उन लोगों को इस सिलसिले में वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हमारे उलमा ने काम किया था। हमारे यहाँ भी शब बारात के मौके पर बेतहाशा आतिशबाजी छोड़ी जाती थी, लेकिन हमारे उलमा ने इस तरफ संज्ञान लिया, इस तरफ तवज्जो दी और उन्होंने शदीद पाबंदी लगाई। अरे तौकीर रजा साहब, तलोजा की कल की ही घटना है, वहां तो रोशनी करने पर भी खास समुदाय के लोग नाराज हो रहे थे, कह रहे थे रोशनी नहीं करने देंगे। बहरहाल ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुकिंग ऑयल खरीदते समय कुछ लोग खास बातों पर ध्यान नहीं देते। जैसे लोग तेल की क्वालिटी और कीमत पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार सस्ते के चक्कर में तेल के वजन की जांच पड़ताल नहीं करते। लेकिन तेल के डिब्बों या पाउच की पैकिंग में कम वजन रहने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं, और इसीलिए तेल में कम वजन के खेल को समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जागरूक ग्राहक बनिए। दीपावली मतलब रंग, रोशनी और खुशियां और ढेर सारे पकवान। और इन पकवानों को बनाने में एक चीज जो अक्सर कॉमन होती है
वो है खाने का तेल। बिना तेल के पकवान कहाँ। और जब हम खाने का तेल खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर इनकी कीमतों पर होती है। कई बार हम खाने का तेल खरीदते वक्त हम कीमत पर तो गौर करते हैं, लेकिन उसका वजन नहीं टटोलते, बस लीटर के अंदाजे से उसे खरीद लेते हैं। और कई बार ग्राहक के रूप में हम ये गलत फैसला कर लेते हैं। हर घर के अंदर मौजूद रसोई का वो खास पदार्थ जिससे कि आपका खाना पूरा बनता है, जिससे आपको चटकारे मिलते हैं और जिससे दिवाली या अन्य त्योहारों में आप भर भर के ऐसी मिठाइयां और पकवान बनाते हैं जो कि मेहमानों और आपके घर की रौनक को भी बढ़ाता है। वो है खाने का ये नॉर्मल सा तेल जो अलग अलग ब्रांड से आप लेते हैं। लेकिन खासियत अगर आप देखें तो आपको मैं नेट क्वालिटी की बात बता दूं और नेट वर्थ की भी बात आपको बता दूं। जैसा कि आप देखेंगे 1 लीटर यहाँ पर मेंशन किया गया है, आगे ब्रैकेट में 910 ग्राम लिखे हैं। 1 लीटर खाद्य तेल का वजन 910 ग्राम होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंपनियां 1 लीटर के पाउच में 910 ग्राम की जगह 900 ग्राम या 880 ग्राम तेल ही पैक करती हैं। और आप आदतन पैकेट पर बिना वजन देखे उसे 1 लीटर समझकर खरीद लेते हैं। कम वजन वाले पैकेट अक्सर आपको कुछ रुपए सस्ते भी मिलते हैं और आपको लगता है कि आपने किफायती खरीदारी की है। प्लास्टिक पाउच वाले पैकेट में ये गड़बड़ी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन साफ तौर पर ग्राहकों के साथ हमेशा ये होता है कि जब हम तेल ले रहे होते हैं तो किसी में 905 ग्राम होते हैं, किसी में 910 ग्राम होते हैं और प्राइस जो होती है कभी किसी तेल की 140, किसी की 160, 170 पहुंच जाती है। और हम सस्ता तेल देखकर कई बार ले लेते हैं कि है तो सब कुछ 1 लीटर का ही, लेकिन अमूमन उसमें 1 लीटर है या नहीं ये हम देखना भूल जाते हैं। और इसीलिए इस त्योहार से आपको जागरूक होकर एक स्वस्थ ग्राहक की ओर आगे। झारखंड के चाईबासा से बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की चाईबासा में रैली है। चाईबासा में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी पुष्टि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा तैयारियों का जायजा लेने के लिए चाईबासा पहुंचे थे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसीलिए मैं यहाँ आए थे। तो लगभग हमारा जो पार्टी बा हमारा टीम है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। हम अच्छा से फाइट करेगा। इस बार चाईबासा का सारा सीट जीतने का हम लोग प्रयास करेगा। बिहार में जनसुराज के उम्मीदवारों की डिग्री पर घमासान मच गया है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है जनसुराज पार्टी। प्रशांत किशोर ने जिन उम्मीदवारों को 4 सीटों पर खड़ा किया है उनकी डिग्री सवालों के घेरे में है। 4 सीटों पर प्रशांत किशोर ने नॉन ग्रेजुएट उम्मीदवार खड़े किए, मतलब किसी ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल नहीं की। 3 सीटों पर उम्मीदवार इंटरमीडिएट से भी कम है। प्रशांत किशोर तेजस्वी के 9वीं कक्षा फेल का मुद्दा उठाते आए हैं, लेकिन अब वो खुद ही इस मुद्दे पर चौतरफा घिरे हुए हैं। मैंने तेजस्वी जी के 9वां पास नहीं होने की बात उठाई है, तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि सवाल ये नहीं, ये प्रश्न ये नहीं कि वो 9th पास नहीं है, क्योंकि कई बार परिस्थितिवश आपकी जो पारिवारिक सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से आपको संभव है कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने समाज में कुछ काम न किया हो। दूसरी बात कि तेजस्वी जी जैसे उनके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे, जिनके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद अगर आप 9वीं क्लास पास नहीं करते हैं तो आपकी योग्यता से बढ़कर ये इस बात को दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, शिक्षा को लेकर आपकी सोच क्या है। शिक्षा को लेकर सोच, और आगे आपको दिखाएंगे किसका पड़ला कितना भारी, महायुति वर्सेस महाआघाड़ी। लेकिन पहले देखिए हाईवे पर कहां हुआ यह भीषण हादसा। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक भीषण हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब नेशनल हाईवे 44 पर खड़े एक ट्रक को बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। बस सागर से नागपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ। ज्यादातर लोग दिवाली का त्योहार मनाने अपने घर जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। मारे गए आतंकियों से पहली बार सुरक्षा बलों को DMR सेट यानी डिजिटल मोबाइल रेडियो सेट मिला। इस रेडियो सेट के जरिए आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से ऑर्डर ले रहे थे। यूपी के संभल में बहजोई नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने अपना कुत्ता खो जाने पर गली गली अनाउंसमेंट करवा दिया। महायुति सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। महायुति सरकार के खिलाफ पोस्टर लॉन्च किया है। पोस्टर में महायुति को भ्रष्ट युति करार दिया गया है।
कांग्रेस ने कहा महाविकास अघाड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रहे हैं चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। दैट बीजेपी वांटेड टू किल देयर अलायंसेस, अलायंस पार्टनर्स। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है। कांग्रेस की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम हैं। सोनिया, राहुल और प्रियंका का लिस्ट में नाम है। लिस्ट में खड़गे, अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं। ये स्टार प्रचारक आपको कुछ दिनों में महाराष्ट्र को एक जगह से दूसरी जगह नापते हुए दिखाई देंगे कांग्रेस के लिए। महाराष्ट्र चुनाव लेकर बीजेपी का एक बड़ा प्लान। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गजों की 100 से ज्यादा रैलियां होंगी। महाराष्ट्र में 8 जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह 20, गडकरी 40 जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र में 15 रैलियों को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की 50 से ज्यादा रैलियां होंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। बीजेपी के बड़े नेता करीब 50 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे, जिसमें खुद पीएम मोदी 8 बड़ी चुनावी रैली करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह 20 चुनावी जनसभा करेंगे, जबकि यूपी के सीएम और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की 15 जनसभाएं रखी गई हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 40 और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 50 चुनावी रैली करेंगे। और आयुष्मान योजना, प्राइमेट 4 अगली खबर। आयुष्मान योजना पर दिल्ली और केंद्र सरकार भिड़ गए आपस में। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान, नहीं लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। प्रियंका कक्कड़ ने कहा मोदी सरकार की योजना में बहुत सारी खामियां हैं, दिल्ली हेल्थ योजना को स्टडी करे पहले केंद्र। आम आदमी पार्टी ने कहा मोहल्ला क्लिनिक में 7.5 करोड़ लोगों ने ओपीडी में इलाज कराया है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। 7.5 करोड़ ओपीडी में लोग इलाज करा चुके हैं। यहाँ पर 359 तरह की दवाएं मुफ्त हैं। यहाँ पर 450 टेस्ट मुफ्त हैं। हम क्यों ले भाई तुम्हारा आयुष्मान भारत स्कैम, जिससे हॉस्पिटल परेशान, जिससे पेशेंट परेशान, जिसमें स्कैम फर्जीवाड़ा सीएजी रिपोर्ट बता रही है। ऐसी फर्जी स्कीम हम क्यों ले तुम्हारी। इनफैक्ट मोदी जी को अध्ययन करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये टर्न अराउंड कैसे किया, कैसे हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल की, सबके लिए दवा मुफ्त की, सबके लिए इलाज मुफ्त किया, सबके लिए सर्जरी मुफ्त की, और इस मॉडल को पूरे देश में अप्लाई करना चाहिए। आयुष्मान भारत पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने क्या कहा देखिए। ये आम आदमी पार्टी की बीमार मानसिकता है जो सामने आ रही है। दिल्ली और बंगाल में योजना को लागू नहीं किया जा रहा है। दिल्ली व बंगाल की जनता को आयुष्मान से वंचित करने का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य वहां की सरकार ममता बनर्जी और केजरीवाल के नेतृत्व में कर रही हैं। ये दुर्भाग्य है। गरीबों को, वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल कवर देने वाली, जिसके उपयोग से पहले ही करोड़ों भारतीयों ने अपनी गंभीर बीमारियों का निःशुल्क छुटकारा लिया है, उसको वहां लागू नहीं किया जा रहा। उल्टा उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। ये आम आदमी पार्टी की बीमार मानसिकता का परिचय है। ये उनकी मानसिक दिवालियापन है कि उन्होंने अपने प्रदेशों के गरीबों के, करोड़ों के, बुजुर्गों के सेहत की स्कीमों का लागू नहीं किया। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने का मामला कोर्ट पहुंच सकता है। दिल्ली के 7 बीजेपी सांसद इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने आरोप लगाया है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है और दिल्ली सरकार काम नहीं करना चाहती। इससे पहले केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली की स्वास्थ्य योजनाएं और मोहल्ला क्लिनिक योजना केंद्र की आयुष्मान योजना से बेहतर है। अरविंद केजरीवाल जी के अन्याय के खिलाफ
दिल्ली के सातों सांसद अब न्यायालय जा रहे हैं और दिल्ली की जनता की पुरजोर आवाज बनकर ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में भी आयुष्मान भारत लागू हो। और आगे आपको दिखाऊंगा ईवीएम के मुद्दे पर कैसे घिरी कांग्रेस, लेकिन पहले देखिए टॉप पॉलिटिकल न्यूज। मुंबई में बीजेपी के घाटकोपर पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। पराग शाह की तरफ से फाइल किए गए चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 3,383.6 करोड़ बताई है। खास बात यह है कि पराग शाह की संपत्ति पिछले 5 साल में 575% बढ़ी है। पराग शाह के 2019 के विधानसभा चुनाव में कुल प्रॉपर्टी 550.62 करोड़ थी। चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग से खारिज होने के बाद हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी कांग्रेस पर हमला किया। सैनी ने कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर चलती है, लेकिन अब कांग्रेस का झूठ बिकने वाला नहीं। सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और देश को लूटने का काम किया, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। एक झूठ फैलाया था कि संविधान को खत्म करेंगे, राहुल गांधी का भी झूठ नहीं चलेगा उसका। अब सुपड़ा साफ है और मैं चुनाव आयोग की उस फैसले का स्वागत करता हूँ। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है कांग्रेस के झूठ को नकारा है। यूपी में उपचुनाव की तारीखें नजदीक आते ही पोस्टर वॉर और तेज हो गया। सीएम योगी के बटेंगे और कटेंगे के नारे के बाद सपा ने नया पोस्टर जारी किया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पीडीए का नया पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। इस तरह के पोस्टर 2 दिन से सपा कार्यालय के बाहर लगे हुए हैं।